भारतीय सेना पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना की कार्रवाई के बाद से ही पाकिस्तान लगातार हमला कर रहा है और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है फिरोजपुर से, जहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। तो फिरोजपुर में एक बार फिर से सायरन बजा है और सायरन बजने का मतलब यह है कि लोग अलर्ट रहें, अपने आप को सेफ जगह पर ले जाएं, सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, क्योंकि फिरोजपुर से एक दिन पहले खबर सामने आई थी जहां पर ड्रोन गिरने से कुछ गाड़ियों को क्षति भी पहुंची थी। आग लगने की तस्वीरें MH1 न्यूज ने आपको दिखाई थी और कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई थी। क्योंकि फिरोजपुर बॉर्डर एरिया है और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव माहौल वहां पर बना हुआ है और वहां से खबर ये आ रही है कि लगातार सायरन बज रहे हैं। और सायरन बजने के 2 से 3 मायने, पहला ये कि पहले आप अलर्ट रहें, दूसरा ये कि सुरक्षित स्थान पर अपने आप को लेकर जाएं, अपने परिजनों को सेफ रखें, तीसरा ये कि पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के हर एक जवाब का चौतरफा प्रहार कर रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और फिलहाल कुछ विजुअल भी आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि एक दिन पहले जो बॉर्डर एरिया है वहां से ड्रोन अटैक की खबरें सामने आई। हालांकि उन तमाम ड्रोन अटैक्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है, लेकिन ड्रोन के कई टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले हैं और जब उन्हें इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता लगा कि ये मेड इन तुर्की है, यानी कि तुर्की डायरेक्टली पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इससे कम से कम ये बात तो स्पष्ट होती है। और जम्मू से खबर यह आ रही है कि देर रात को ट्रेनें नहीं चलेंगी और एक के बाद एक कई बड़ी जानकारी, कई बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहे हैं, घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। तो भारत फाइनल स्ट्राइक 2.0 की तैयारी कर रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि यह तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान पर लगातार अटैक भी किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है और इसका जवाब हम दे रहे हैं, भारतीय सेना दे रही है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसका जीता जागता उदाहरण आप ये देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से जो छोटी मिसाइलें दागी जा रही हैं, उनको एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से नेस्तनाबूद किया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जो कुछ स्थानीय लोग हैं वो भी बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये मिसाइल का टुकड़ा है जो यहां पर मिला है। तो अभी फिलहाल क्या सिनेरियो है, इसी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। हमारे संवाददाता नितिन धीमान जुड़ गए हैं और रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। तो संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल जो अभी अपडेट मिल पा रहा है, हमारे साथ दर्शन सिंह ढिल्लो जी भी जुड़ गए हैं। दर्शन सिंह ढिल्लो जी, इस डिस्कशन की शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करूंगा, फिर उसके बाद नितिन धीमान आपके पास में आऊंगा। दर्शन सिंह ढिल्लो जी, अभी फिलहाल इस सिनेरियो के हिसाब से हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि वॉर मीटर क्या कह रहा है, हम युद्ध के कौन से चरण में हैं? देखिए, वॉर मीटर से हम अभी प्री वॉर वाले एक्शंस में हैं, जिसमें एक दूसरे की जो फौजी ताकत है, खासकर एयर पावर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम क्योंकि चाहते नहीं कि पाकिस्तान कोई हिमाकत करे, उसके जहाज हमारे यहाँ आए, तो हमारा पूरा जोर लगा है जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम है उनको ख़त्म किया जाए, ताकि अगर हमें अंदर जाना पड़े तो हमारी एयरफोर्स को रास्ते खुले मिले और कोई इस तरह की जो एयर डिफेंस वाला इक्विपमेंट उनका चालू ना हो। तो हम खासकर उन जगह से जहाँ से ड्रोन लॉन्च करे जा रहे हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार जो हरासमेंट वाले एक्शन है वो कर रहा है, क्योंकि हमारे एयरफील्ड को वो टारगेट कर रहा है ताकि हमारे जहाज उड़ के उनके अंदर ना जाएं, और जब उनके जहाज अगर अंदर आए तो हमें इंटरसेप्ट ना कर हम उनको इंटरसेप्ट ना कर सके। इसी के तहत उसने जो है काफ़ी बॉर्डर के एयरफील्ड जैसे हैं हमारे जो एयरफोर्स के हैं, जम्मू है, पठानकोट है, श्रीनगर है, इन जगह पे हमले किए हैं
और उसको एक एक एयरफील्ड हमारा पता है, क्योंकि ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। आजकल गूगल मैप्स में जितने भी एयरपोर्ट है, एयरफील्ड है, एयरफोर्स के हैं, जहाज हैं, सब पता रहता है। तो स्ट्रेटजी ये रहती है कि हम अपने जहाज़ों को कैसे इमीडिएटली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और कैसे उनको छिपा के रखते हैं। एयरफील्ड की लोकेशन तो उनको पता है, तो इसलिए वो टारगेट कर रहे हैं एयरफील्ड को। साथ में पैनिक क्रिएट करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी में गोलाबारी जारी है। सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है एक तरह से। सिविलियंस का जब टारगेट है, घर बार छोड़ के सिविलियन बॉर्डर एरिया से भाग रहे हैं, तो सरकार के ऊपर में प्रेशर पड़ रहा है कि भाई हमें जंग की ओर जाना चाहिए। पाकिस्तान हमें जंग की ओर उकसा रहा है, जबकि भारत की पॉलिसी ये रही है कि हमने कभी फर्स्ट अटैक नहीं किया। जी। हम हमारी लड़ाई जो है टेररिज्म के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। पर पाकिस्तान जो टेररिज्म के घोड़े पे सवार है, तो वो खुद बीच में कूद रहा है, क्योंकि वो टेररिस्ट को प्रोटेक्शन कर रहा है। जी। हमने तो सिर्फ टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किए हैं, पर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी पूरी है जम्मू कश्मीर में, वो टेररिज्म की रही है। उनकी आर्मी टेरर के कैंप चलाती है, ट्रेनिंग करती है, और वहां से यहाँ को जो टेररिस्ट है भेजती है। अब ये हैरानी की बात है कि पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि हम जी। आतंकवाद से पीड़ित हैं, दूसरी तरफ जब मौलाना मसूद अजहर के ठिकाने पे हमला होता है, उसके 10 फैमिली सदस्य और 5 लोग 15 लोग मारे जाते हैं उसके हेडक्वार्टर में जैश ए मोहम्मद के, तो सेना वहां पहुंच जाती है, पाकिस्तान की सेना, उनकी क्रिमेशन के लिए। फिर पाकिस्तान कहता है ये सिविलियन मारे गए। अगर सिविलियन मारे गए तो वहां पे एक नॉन टेररिस्ट जो वहां पे माइक लेके पढ़ रहा है, जो फातिया पढ़ रहा है उनका, तो वो वहां पे क्या कर रहा है? तो ये दोहरा चेहरा खुद ही वो नकाब कर रहा है, खुद ही सबूत दे रहा है उन जगह को कि यहाँ पे क्या हुआ। तो हमारी तरफ से पूरी जो है डिफेंसेस रेडी हैं। हम उनकी सारी जितनी भी कोशिशें हैं रॉकेट फेंकने की, ड्रोन लेके आने की, हम उनको ध्वस्त ठीक कर है। रहे हैं, हवा में ही ध्वस्त कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, हमारे संवाददाता नितिन धीमान भी जुड़े हुए हैं। नितिन धीमान, सुबह से लेकर अब तक का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भारतीय सेना पूरी तरह से पाकिस्तान के रिटेलिएशन का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन एक माहौल ऐसा बन गया है कि हम केवल बचाव कर रहे हैं। देखिए, ऐसा होता तो जो सुबह जितने भी एयरवेज गिनाए गए हैं वो उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ होता। और इसके साथ साथ क्योंकि भारत ने ये कहा कि हम नपी तुली इसके ऊपर संयम बरतते हुए अटैक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पैसेंजर प्लेन्स का वहाँ पर ढाल ली गई, तमाम चीज़ें ली गई। एक अगर मैं एक दिखाना चाहूँगा, एक लिस्ट अगर मैं दिखाऊं कि कौन कौन से ऐसे रफ़ीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाल एयरबेस, रहमान खान एयरबेस, सुकूर एयरबेस, चुनिया सैन्य ठिकाना, परसूर रडार साइट, सियालकोट एविएशन बेस, 8 सैन्य ठिकाने हैं जहां पर इस तरीके का भारत की तरफ से अटैक किया गया है। और यहां अटैक हुआ है, हमारी जितने एयरबेस पे उन लोगों ने अटैक करने की कोशिश की, वहां पर मिसाइल से ही उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। हमारे जो आकाश हैं या S-400 हैं उनकी तरफ से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर अटैक हुए हैं, कुछ हार्म जरूर उपकरणों को हुआ है, जैसा कि सुबह प्रेस मीट में बताया गया। लेकिन जिस लेवल पर पाकिस्तान को अटैक हुआ है, पाकिस्तान को जिस लेवल पर नुकसान हुआ है, उस लेवल पर भारत को नहीं हुआ। दूसरा, जिस तरीके से डेवलपमेंट सुबह से ही आ रहे थे कि पाकिस्तान जो पहले पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद धमकी दे रहा था परमाणु बम की, आज सुबह उसने शहबाज शरीफ ने बैठक बुला ली। तो नेशनल कमांड उनकी जो है, जो परमाणु इस तमाम चीज़ों को देखते हैं, लेकिन शाम दोपहर होते होते वो बैठक तो हुई नहीं और साथ में ये बयान जारी कर दिया ख्वाजा आसिफ की तरफ से कि हमने ऐसी कोई बैठक बुलाई ही नहीं थी। तो जो सुबह तक वो एक धमकी दे रहा था, दोपहर आते आते खुद ही उस धमकी से परे होकर के अपनी बैठक से ही मना करने लगे कि हमने कोई बैठक ऐसी बुलाई नहीं है। तो अभी जो है एक लिमिटेड वार चल रही है, हम इसे ऑफिशियली वार नहीं कह सकते अभी। जब फुट जो ट्रूप्स हैं वो जरूर एक्टिव हो गए हैं LOC के पास, अगर बात करें तो की तरफ अभी नहीं गए हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार प्रवोक कर रहा है, वो युद्ध को थोपने की कोशिश कर रहा है, ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। नितिन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल जो लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ये वो सबूत हैं जो पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट करने की कोशिश की गई। उसके मिसाइल के टुकड़े, ड्रोन्स के टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले, खासतौर पर बॉर्डर एरिया पर।
और चलिए आपको बता दें कि हमारी इस डिस्कशन को रिटायर्ड कर्नल पीयूष अग्रवाल जी भी ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पीयूष अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद। पीयूष अग्रवाल जी, अभी फिलहाल जो सिनेरियो बना हुआ है, 8 बजते नहीं कि पाकिस्तान एक्टिव हो जाता है, ड्रोन अटैक कर रहा है, ये तुर्की जो डायरेक्टली मदद कर रहा है, इसका संदेश क्या है? देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि मैं सन 1999 में कारगिल युद्ध का हिस्सा रहा हूं और पिछले 26 साल में वॉरफेयर में बहुत बड़ा बदलाव आया है जी। अब वॉरफेयर जो पिछले कुछ समय से हमने देखा है, ड्रोन वॉरफेयर ने और मिसाइल वॉरफेयर ने एक बड़ा रूप ले लिया और ड्रोन्स जो हैं एक सस्ती वॉरफेयर का हिस्सा है। आप रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जाम्पल लें या हमास और इजराइल का, दोनों युद्ध में ड्रोन्स और मिसाइल का बहुत बड़े पैमाने पे प्रयोग किया गया है। ड्रोन जो होता है एक बहुत ही सस्ता विकल्प है जो कि एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करता है दुश्मन के माइंड में, या हमारे जैसे हमारा दुश्मन पाकिस्तान है तो बार बार ड्रोन्स अगर हमारे कंट्री में भेजते हैं तो एयर डिफेंस आर्टिलरी उनको 24 घंटे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स काम में आते हैं, जैसे कि S-400 तो एक है जिसके विषय में हमने पहले भी काफी विस्तृत चर्चा करी है। S-400 के अलावा L-70, Zu-23, शिल्कास और यहां तक कि आकाश और हर किस्म के जो मिसाइल्स और अलग अलग एयर डिफेंस जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको हमें अलर्ट हालत में रखना पड़ता है। और यही सब पाकिस्तान चाहता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कमिट करें, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज कमिट करें। आपको ताज्जुब होगा कि एक ड्रोन बनाने में मात्र $10,000 का खर्चा आता है, जबकि उसको काउंटर करने में जो मिसाइल फायर करते हैं, चाहे कोई भी मिसाइल हो, स्टिंगर, वो उसके मुकाबले काफी महंगी होती है। अच्छा, ड्रोन्स में एक और एडवांटेज होती है कि ड्रोन्स सस्ता होने के साथ साथ ड्रोन्स में एक कामिकाजे ड्रोन्स आजकल जो इनको टर्की ने दिए हैं जी, ये कामिकाजे ड्रोन होता है सुसाइड ड्रोन। ये एक तरह का लॉइटरिंग म्यूनिशन के तौर पर भी इसको बोला जाता है। ये क्या करता है, ये इलाके में जाता है, उसके ऊपर घूमता रहता है और साथ के साथ ग्राउंड की पिक्चर अपने हैंडलर को या ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर रिले करता है जी, और वहां पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है और जब वहां पर इसको ओके मिलता है तो ये खुद जाकर क्रैश कर जाता है टारगेट के ऊपर जी। अब इन हालात में हमने बहुत अच्छा, अभी तक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है हमारी एयर डिफेंस ने, और एक भी ड्रोन, मतलब कल की रिपोर्ट थी 400 से 500, आज मैं मानता हूं कि 100 ड्रोन और उसमें हम अगर ऐड करें 600 से 700 ड्रोन का प्रयोग कर चुका है। और ड्रोन का जब इस्तेमाल होगा ये युद्ध लंबा चलेगा, खींचेगा। पीयूष जी, अभी तक जो इन्वेस्टिगेट हुआ है उसमें एक इंफॉर्मेशन तो आ गई कि ये मेड इन तुर्की है, लेकिन क्या ये ड्रोन अपने साथ एक्सप्लोसिव भी लेकर आ रहे हैं? कुछ अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली है ऐसी? बिल्कुल। क्या होता है, ड्रोन इज जस्ट ए प्लेटफॉर्म। ड्रोन एक मशीन है जिसके ऊपर क्वाडकॉप्टर लगा हुआ है और नीचे वो सेंसर्स के तौर पर एमिनिशन, RDX, थोड़ा सा 500 ग्राम से लेकर ज्यादा 800, 900, 1 किलो तक के ड्रोन्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेंज। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल बिल्कुल ये करेंगे और ड्रोन से क्या होगा कि ये युद्ध लंबा खींचेंगे। अब ड्रोन्स के साथ साथ आप एक चीज देखिए, इनका माइंडसेट पाकिस्तान का, एक तरफ ये डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं कि डी एस्केलेशन करो, दूसरी तरफ ड्रोन से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। तीसरी चीज वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कुछ भी डाले जा रहे हैं, हमारे पुरानी किसी और युद्ध की पिक्चर उठाकर कहीं यानी कि फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। और इसका हम भरपूर अच्छे तरीके से एज ए सिटीजन भी हम सोल्जर का रूप में आ सकते हैं। मतलब इसमें खाली गवर्नमेंट का या सेनाओं का रोल नहीं होगा, एक आम आपके जैसे मेरे जैसे जितने भी सिटीजन्स आज, जितने देशभक्त, जो जितने भी भारतीय नागरिक टीवी देख रहे हैं, वो भी एक वॉरफेयर का हिस्सा बन सकते हैं, युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? पहले दुश्मन का जो ये फॉल्स नैरेटिव है इसको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, प्रोपोगेट ना करें, सिर्फ बिलीव करें सरकारी गवर्नमेंट की जो PIB की फैक्ट चेक करके या सरकारी जो ब्रीफिंग होती है उसका। तीसरा ह्यूमन मॉन्गरिंग, झूठ
कितना भी फैलाया जाए, विश्वास रखें, हम हर किस्म से तैयार हैं दुश्मन को काउंटर करने के लिए। हम ठीक हर है। तरीके से, अभी तो ये बिल्कुल लोअर स्पेक्ट्रम ऑफ वॉरफेयर में है, मतलब अभी ये युद्ध सही मायने में युद्ध ना कहें इसको, ये तो अभी शुरुआती तौर पे है। जैसे सबसे लो युद्ध के स्पेक्ट्रम्स होते हैं अलग अलग, तो सबसे नीचे होता है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद जैसे जैसे इसका इंटेंसिटी बढ़ती है तो युद्ध भी अलग लेवल पे जाता है। तो इसको आप, अभी तो हम युद्ध की स्टेट में नहीं आए हैं। इमेजिन करिए कि अगर युद्ध होता है, हमारी स्ट्राइक कोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारे एयरफोर्स, नेवी कराची ब्लॉकेट करे, एयरफोर्स उनको ऑल अक्रॉस हिट करे, तो पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। ये तो अभी युद्ध शुरू बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसको तो मैं जिसे कहें ना कि आप किसी पार्टी में जाते हैं तो शुरू में आप स्टार्टर्स खाते हैं ना, तो अभी हम स्टार्टर्स की स्टेज में, मेन कोर्स अभी शुरू ही नहीं किया है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दर्शन सिंह ढिल्लों जी, 2 पॉइंट में जो अभी सिनेरियो बना हुआ है, पहला पॉइंट ये, क्या ये अभी टेक्नोलॉजिकल वॉर चल रही है, और इसके अगला पॉइंट ये, अब पाकिस्तान किस तरह की मिसाइल्स का प्रयोग कर रहा है, क्या अभी छोटे स्केल की हैं जिसका इम्पैक्ट कम रहे, जो रिहायशी इलाकों में जाएं लेकिन उसका इम्पैक्ट कम रहे, क्षति कम हो, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इस बारे में? जैसे कर्नल अग्रवाल सर ने भी बताया कि हम अभी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में हैं। पाकिस्तान हमारे रिसोर्सेज को कमिट करना चाहता है और हमें हरास करना चाहता है, और इस हद तक कि हम तंग आके खुद युद्ध में कूद जाए और हमें एज ए एग्रेसर बताया जाए कि हमने युद्ध छेड़ा, हम अंदर गए। पर हमने एज ए फर्स्ट यूथ पॉलिसी हमारी कभी नहीं रही, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो टेररिज्म है। अब उसी से भटका के पाकिस्तान टेररिज्म वाले एंगल को छोड़ के वो हमारे साथ दूसरी बातों में भड़काना चाहता है कि हम उसके सिविलियन एरिया को अटैक करें, जैसे वो कर रहा है। पर हमने अभी तक जो बहुत रिस्ट्रेन यूज करी है, हम सिविलियन टारगेट को नहीं हिट कर रहे हैं। दूसरा, जो वो ड्रेन वॉरफेयर, जो ड्रोन की पूरी वॉरफेयर चला रहा है, वो उसकी एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर है। उसमें डैमेज तो ज्यादा नहीं हो रहा, पर वो हमारे रिसोर्सेज को कमिट कर रही है, और वही वो चाहता है। सबसे बड़ी वॉर जो पाकिस्तान लड़ रहा है वो सोशल मीडिया पे लड़ रहा है। बहुत सारी एआई जनरेटेड पिक्चर्स बना के प्लेटफॉर्म पे, हालांकि 200 के तरीके एक्स पे हैंडल भी भारत सरकार ने बंद कराए हैं, पर फिर भी मुझे अफसोस है कि कुछ लोग उनके ट्रैप पे आ जाते हैं, वो उन पोस्टों को शेयर कर देते हैं, जिसमें देखने से पता लगता है कि ये बिल्कुल झूठ का पुलंदा है। तो मेरी ये अपील है आम लोगों से भी, आजकल बहुत लोग फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं, कृपया ऐसी चीज जो ऑथेंटिक नहीं है, जो भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई नहीं गई, उसको शेयर ना करें, बल्कि उसको रिपोर्ट करें, उसको ब्लॉक कराने में सरकार की मदद करें कि ये फॉल्स न्यूज है। उसके ऊपर जो 3 स्टार लगे वहां क्लिक करें और फॉल्स इंफॉर्मेशन देके ऐसी साइट को अगर हजारों लोग हम ब्लॉक करेंगे तो भारत सरकार को भी मदद मिलेगी और ये साइटें वहां से बंद हो जाएंगी, बजाय कि प्रोपेगेट होने की। तो हमें ये एक्शन जो सोशल मीडिया पे भी हमारी पब्लिक को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार लड़ रही है दूसरी जगह, आर्मी दूसरी जगह बॉर्डर पे मोर्चा संभाले है, एयरफोर्स ड्रोनों से और बाकी चीजों से तैयारी में है। तो हमारा एज ए पब्लिक जो दूर भी बैठे हैं, बॉर्डर स्टेट में नहीं है, तो ये सोशल मीडिया पे जो बकवास चल रही है, जो झूठ के पलंदे चल रहे हैं, जो एजेंडा चलाया जा रहा है, तो उससे लड़ना हमारा हर एक के बस की बात है। और ढिल्लों साहब, यहां तक तो बात समझ में आती है कि पाकिस्तान फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहा है सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन साइबर अटैक की भी खबरें आ रही हैं, अलग अलग लिंक्स भेजकर साइबर अटैक भी करवा रहा है पाकिस्तान। देखिए, साइबर अटैक भी इसी का पैसे है, जो आईटी वॉरफेयर है, उसमें वो सारी चीजें आपकी ऑफिशियल वेबसाइट हैक करेगा, उसमें गलत डाटा लोड करेगा, जैसे कहेगा कि ये चीज हो गई है और भारत सरकार की खुद साइट पे पड़ी है, फिर उसके स्क्रीनशॉट शेयर करेगा। क्योंकि कुछ देर के लिए कोई भी साइट कभी कभी हैक हो जाती है, कोई सिक्योरिटी लैप्स होता है, तो वैसे जहाँ उसके तरह की एक मिलती जुलती, जैसे बैंक के फ्रॉड करते हैं लोग, एसबीआई से मिलती जुलती साइट बना लेते हैं, एक लिंक भेज देते हैं, तो उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की या एडीजीपी की इस तरह की डुप्लीकेट साइट्स बना के उसके स्क्रीनशॉट शेयर करे जाते हैं लोगों को यकीन दिखाने के लिए कि ये तो भारत की साइट पे खुद लिखा है, जबकि हमें उसको वेरिफिकेशन करनी चाहिए ऑफिशियली उस साइट पे जाके कि ये सच है या झूठ का पलंदा है। तो आजकल जो झूठ है वो बहुत जल्दी फैलता है, सच पे लोग थोड़ा कम यकीन करते हैं, पर झूठ पे जो बहुत जल्दी यकीन होता है। अब कहीं पे भी कोई घटना होती है, देखिए अगर सच्चाई होगी, जैसे कहते हैं कि भारत का एयरक्राफ्ट गिर गया,
उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला 5 एयरक्राफ्ट गिर गए। जी। और तो 5 एयरक्राफ्ट कहाँ गिरे, पायलट कहाँ गए? और आजकल क्या होता है, पब्लिक 2 कारें भी टकरा जाए, हर किसी की जेब में मोबाइल है, और पाकिस्तान में भी वैसा ही हाल है, तो फटाफट उसकी रीलें बनाने वाले वहां जुट जाते हैं बजाय कि किसी को उठाने वाले। बिल्कुल। तो ऐसी तो हजारों वीडियो अब तक नेट पे आ चुकी होती। अगर कोई वाकई जहाज गिरा होता, तो हमें थोड़ा दिमाग अप्लाई करना चाहिए कि वो लोग क्या चाहते हैं। वो लोग हमारे पब्लिक को भी भरमाना चाहते हैं, और एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है साइबर वारफेयर का, उसको वो प्रोपेगेट कर रहे हैं। हमें इन चीजों से बचना होगा और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पे विश्वास करना होगा, एकजुट होना होगा। सिर्फ आर्मी की लड़ाई नहीं है, लड़ाई आज एक हर देशवासी की है। तो अगर बॉर्डर पे आर्मी लड़ रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर की लड़ाई नहीं है, वो आईपीएल खेलते रहे, या जी। फिल्म स्टार सोचे कि हम पाकिस्तान के फिल्म स्टारों के साथ फिल्में बनाते रहे। लड़ाई हरेक भारतीय की है। जो हिट किया है, जो उन्होंने किया है, वो हरेक भारतीय की आत्मा पे किया है। इसका जवाब ठीक है। फिजिकली और मॉरली हर भारतीय को देना बनता है। आई कुडंट एग्री मोर देन एनीथिंग जी विद दर्शन पीयूष जी। जी, मैं पीयूष दर्शन जी जी के आप बात अपनी से बात रखिएगा, बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं। पीयूष जी, मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान केवल डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, डाइवर्ट और प्रवोक? बिल्कुल, पाकिस्तान डाइवर्ट और प्रोवोक कर रहा है, और वो इंटरनेशनल। अब आप एक छोटी सी चीज, दो चीजों पे मैं बात करूंगा। पहले तो मैं दर्शन जी की इस बात से सहमत हूं कि युद्ध पाकिस्तान की सेनाएं और भारत की सेनाएं नहीं लड़ रही हैं, भारत और पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में है, पहली चीज। दूसरी चीज, कैसे डाइवर्ट कर रहा है? अभी आप हाल फिलहाल आपने अगर पढ़ा हो, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जी। अचानक उन्होंने बड़ी दरियादिली दिखाई और 1 बिलियन का लोन सैंक्शन किया है। ग्रांट, लोन भी जी, नहीं, ग्रांट बिल्कुल सैंक्शन करी है, और ये पिछले कुछ समय के अंदर चौथी ग्रांट है IMF के द्वारा। और आपको ये पता होगा कि हमारा देश 8वां सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 1.3 बिलियन डॉलर्स वी कंट्रीब्यूट टू IMF, और $1 बिलियन IMF पाकिस्तान को दे रहा है। किस लिए? आतंकवाद के बढ़ावे के लिए। क्या IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशन को स्क्रूटनी नहीं करनी चाहिए कि ये लोग पैसा कहां खर्च कर रहे हैं? अभी तक इन्होंने जो जितनी भी ग्रांट आई है IMF से या कहीं भी विदेशी ग्रांट आई है, क्या उन्होंने अपनी किसी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में किया है? ज्यादातर पैसा वो यही जो टर्की के ड्रोन्स खरीदेंगे, मिसाइलें खरीदेंगे, जंग हथियार खरीदेंगे ये पाकिस्तान चाइना से, और प्रयोग करेंगे भारत के खिलाफ। और भारत उस चीज को पेमेंट करता है IMF को। तो इनडायरेक्टली हम IMF को अगर पे कर रहे हैं, तो अपने दुश्मन को पे करने के लिए कर रहे हैं क्या? ये एक सोचने वाली बात है कि क्या हमें एक्चुअली IMF को हमने वोटिंग नहीं करी, हमने बिल्कुल वो चीज जरूर करी है, लेकिन हमें हर हालत में इस तरह के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए। लेकिन पीयूष जी, IMF में सबसे ज्यादा जोर किसका चलता है? अमेरिका का। वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा जोर किसका चलता है? अमेरिका का। पर ये बात ठीक है, अमेरिका, देखिए अमेरिका का जो है, अमेरिका बहुत एक शातिर खिलाड़ी है पूरे ग्लोबल अफेयर्स का। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, शातिर। कुछ लोगों को बुरा लगे, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, पर यह फैक्ट है कि अमेरिका कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट दोनों तरह से मैनेज करके चलता है। अमेरिका क्यों चाहेगा कि भारत तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी बने, या बने तो कहीं ना कहीं भारत उन पर निर्भर रहे। मेक इन इंडिया करेंगे, हथियार उनसे नहीं खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का तो चोट पहुंचेगी। हम उनसे M777 गन नहीं खरीदेंगे, 130Js नहीं खरीदेंगे, अपाची हेलीकॉप्टर्स नहीं खरीदेंगे, F-35 उन्होंने कहा पीछे कि F-35 ले लो, F-22 ले लो। हम कहेंगे कि नहीं, हम तो अपना तेजस बनाएंगे, तो अमेरिका को तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बिल्कुल पक्की बात है। तो अमेरिका कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि ये युद्ध बढ़े, और बढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप दुश्मन को पैसा दो। पैसा कहां से दोगे? IMF के थ्रू दे दिया, बिल्कुल लीगल ग्रांट, लीगल एड हो गई अब उनके लिए कि हम डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, और वही पैसा वो युद्ध में लगाएगा, युद्ध करेगा भारत के साथ, और हम भी फिर और अपना पैसा लगाएंगे। और पीयूष जी, डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स का एक उदाहरण मैं भी दे देता हूं। पिछले 2-3 हफ्ते से जी, पिछले 2-3 हफ्ते से अमेरिका की तरफ से अलग अलग बयान दिए गए हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आता है कि अगर युद्ध होता है तो मैं इंडिया का साथ दूंगा, मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा। पहला बयान ये आता है। फिर 1-2 दिन पहले बयान सामने आता है JD वेंस का,
वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंस्ड माहौल बना हुआ है उसमें हम दखल नहीं देंगे। फिर देर रात खबर आती है कि अमेरिका कह रहा है कि दोनों देश आपस में तनाव कम करें। तो ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल, यही तो मैं सरप्राइज हूं कि अमेरिका डी एस्केलेट की बात कर रहा है। अमेरिका ने एक बार भी इजराइल को कहा डी एस्केलेट करने के लिए, एक बार भी नहीं कहा। अमेरिका ने पिछले 3 साल से यूक्रेन लड़ रहा है, उसको कहा डी एस्केलेट करो, लेकिन अभी हमारे 3 दिन में नहीं हुए हैं। और हम वी आर द विक्टिम, हमने शुरू नहीं किया। पाकिस्तान ने पहलगाम किया, पाकिस्तान ने उड़ी किया, पाकिस्तान ने एक के बाद एक हमें परेशान करके रखा है। और उसके बावजूद जब हम अपना लेजिटिमेट एक्शन ले रहे हैं तो अमेरिकन आके कहते हैं डी एस्केलेट करो। और इस झांसे में हमारे देश के खुद लोग भी पढ़ रहे हैं, हमारे लोग भी कहने शुरू कर दिए डी एस्केलेट, जबकि आम आदमी तक तो अभी इस युद्ध की आंच पहुंची ही नहीं है। आम आदमी तो अभी भी अपना काम वैसे ही कर रहा है। युद्ध क्या होता है किसको पता है, फौजी से ज्यादा जो या इस माहौल में रहे हैं। जैसे दर्शन जी ने 71 या 99 का माहौल देखा होगा। युद्ध में जब आज तो आपका पेट्रोल का रेट भी 50 पैसे नहीं बढ़ा है। युद्ध में जब होते हैं तो यही पेट्रोल 150 रुपए 200 रुपए लीटर अगर हो जाता है, आपकी फैक्ट्रीज जो हैं वो युद्ध का साजो सामान बनाने लग जाती है, ये महंगी होती हैं, तब युद्ध का असर आम जनता पे पड़ता है। अभी तो हमारी आम जनता बिल्कुल एक अच्छे कंफर्टेबल अपने एनवायरनमेंट में रह रही है, उनको तो युद्ध का इंपैक्ट नहीं। और तब भी वो डी एस्केलेशन की बात अगर कर रहे हैं, डी एस्केलेशन करेंगे हम, लेकिन मेरे 5 मुद्दे हैं जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा कि ये 5 मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए, तब हम डी एस्केलेट की बात करेंगे। बिल्कुल। दर्शन सिंह ढिल्लों जी, अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स पर आप क्या कहेंगे, क्या ख्याल है? देखिए, अमेरिका ने तो अपने हथियार बेचने, रादर अमेरिका ही नहीं सभी बड़े कंट्रियों ने, डेवलप्ड कंट्रियों ने अपनी इंडस्ट्री चलानी है, अपने हथियार बेचने हैं, तो उनके कोई परमानेंट इंटरेस्ट नहीं है। अब अफगानिस्तान से पहले रशिया को निकाला गया, अमेरिकन आए, अमेरिकन चले गए, तालिबान को हैंडओवर कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं उनके लिए मैंने नहीं रखती हैं, क्योंकि जंग कभी भी उनके सॉइल पे नहीं लड़ी जाती। जंग तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में लड़ी जा रही है, तो बड़े कंट्रीज को कुछ नहीं फर्क पड़ता। और उनके तो जो इंडस्ट्री है वो बाहर एक्सपोर्ट पे, ये चीज़ों की एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट पे चलती है, तो उनके तो अपने जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट ज़्यादा है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। तो अभी देखिए यूक्रेन की भी जंग है, तो पहले लग रहा था कि शायद उनके बीच में समझौता हो जाए, फिर नहीं हुआ, क्योंकि उसमें दोनों पक्ष जो हैं उनको कोई ना कोई सपोर्ट में उनके है और उनको फायदा है उस जंग के चलने में। बर्बादी जिसकी हो रही है वो यूक्रेन की हो रही है। आज यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, पर फिर भी जो जंग रुकवाने की कोशिश नहीं है, पर जंग को भड़काने की कोशिशें तो जारी हैं। तो सेम चीज है कि उन कंट्रीज के इंटरेस्ट है जो कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको कोई खतरा नहीं है और जंग उनकी जमीन पे नहीं लड़ी जा रही। तो ऐसा तो जो दूसरा का घर फूंक के तमाशा देखने वाली बात है, उनके लिए तो ये तमाशा है। और जिसका पलड़ा भारी होता है तो वो दूसरे का भारी कर देते हैं, फिर दूसरे की सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग बयान आते रहते हैं, हमें उन पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। हमें जो तवज्जो देना चाहिए कि हमारे जयशंकर जी अपनी कूटनीति से किसको अपने फेवर में खड़ा कर रहे हैं। जो अंदरूनी बातचीत हो रही है, अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे से ये मोर्चा संभाला हुआ है, सभी देशों के साथ काफी अच्छे टर्म्स बना लिए हैं और ओपनली बहुत कम मुल्क जो है, खासकर इस्लामिक कंट्रीज में से कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। तो ये एक अच्छी बात है। कूटनीतिक लड़ाई में भारत काफी अच्छी ग्राउंडिंग पे है, यूएन में भी, बाकी चीजों में भी। बाकी जो लेकिन दर्शन सिंह ढिल्लों जी, ये वही नीति याद नहीं आती हमें कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो, क्या वही आज भी चल रही है? तो बिल्कुल अंग्रेज ही तो बना के गए, कुछ हमारे लीडरों ने सहयोग किया, तो ये कंट्री को डिवाइड भी तो वो इसीलिए करके गए कि लड़ो, अगर हमारे साथ नहीं रह सकते तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो हम ऐसा नासूर यहाँ दे के जाएंगे कि तुम जिंदगी भर सदियों तक आपस में लड़ते रहोगे। और धर्म के नाम पे बंटवारा किया, आज फिर हम धर्म के नाम पे लड़ने को तैयार हैं। हम देश है, हमें एक देश के तौर पे रहना चाहिए, देश की सोच के साथ चलना चाहिए, ना कि धर्म एक इंडिविजुअल मसला है। अभी आप इंडियन आर्मी में देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक ही कॉम्प्लेक्स में होते हैं, एक ही सीओ होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, वो मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है। तो अगर आपने धर्म निरपेक्षता किसी ने सीखनी है तो एक इंडियन आर्मी की यूनिट को विजिट करके आइए, देखिए
कैसे मिलजुल के लोग रहते हैं और कैसे फाइट करते हैं। मुस्लिम बटालियन भी इक्वली फाइट करती है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये वहां से है कि देशभक्ति किसी धर्म की डिपेंडेंट नहीं है। जी। या अभी कुछ लोग जो अमेरिका में बैठे हैं पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे बैठ के कहते हैं हम सिखों को लड़ाई में नहीं जाने देंगे। अरे तुम क्या उनके बगल लगते हो? वो तुमसे कोई ऑर्डर लेंगे? जो भारतीय फौज का हिस्सा है वो भारतीय फौज का हिस्सा है। ना वो सिख ना बिल्कुल। हिंदू ना मोदी की आर्मी नहीं है। ये इंडियन आर्मी है। ये खड़ी है और खड़ी रहेगी इसी तरह, एक परिवार की तरह है। आप यूनिट को देखिए आज, खासकर जो रेजिमेंटेशन है जहाँ पे, जिसपे लोगों को कई बार ऑब्जेक्शन भी होता है, जो वॉर विडोज हैं 74 की वॉर विडोज भी हैं, अभी भी उनको देखा जाता है यूनिट के जी। द्वारा, लुक आफ्टर किया जाता है। उनकी कोई प्रॉब्लम है तो एक जवान जाके उनके घरों में जाता है। तो ये एक जज्बा है जो यूनिट का, जिसके कारण यूनिटें लड़ती हैं। ठीक। यूनिट की इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके कारण यूनिटें परफॉर्म करती हैं। कोई यूनिट खराब नहीं होती, कोई अच्छी नहीं होती। इट इज द कमांडिंग ऑफिसर जैसे लीड करता है। अगर कमांडर आपके अच्छे होंगे तो बिल्कुल। हर यूनिट बढ़िया परफॉर्म करती है, चाहे उसकी ठीक है। बेसिक जो अंदर की स्ट्रक्चर कुछ भी हो। जी। पीयूष अग्रवाल जी, आप अपने 5 पॉइंट भी रखिएगा जो आप ब्रेक से पहले बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल ये भी, हमारे यहाँ का राष्ट्रवाद और वहां का राष्ट्रवाद कितना अंतर है? हमारे यहाँ का राष्ट्रवाद और वहां का राष्ट्रवाद तो मैं कहूंगा एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करने जैसा हो गया। जी। हम पाकिस्तान का जन्म धर्म के नाम पर हुआ। हमारा देश की जो नींव है वो सेकुलरिज्म के ऊपर है। हमारे यहाँ हमारे देश के राष्ट्रपति भी मुस्लिम्स हुए हैं। हमारे देश के जो इस वक्त करंट एयर चीफ हैं वो सिख हैं। मुस्लिम्स भी एयर चीफ बने हैं, दिलबाग सिंह। तो हमारे देश में धर्म की फाउंडेशन नहीं है, काबिलियत की फाउंडेशन है पहली चीज। तो इसलिए इस चीज को कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते कि हमारा राष्ट्रवाद और उनके राष्ट्रवाद। उनको तो उनका राष्ट्रवाद हमको पता है कि एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, और राष्ट्रवाद तो अब उनका राष्ट्रवाद भी खत्म हो गया। उनकी तो नींव है वो टेररिज्म, आतंकवाद के ऊपर। और आतंकवाद उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। वो आतंकवाद ऐसे नहीं करते हैं, उनको सारी फंडिंग जो है वो आतंकवाद, चाहे जब वो तालिबान या अलकायदा बनाया था, हक्कानी नेटवर्क बनाया था, उनकी फंडिंग आती है उसके ऊपर। तो इस वजह से वो उनके लिए आतंकवाद को छोड़ना थोड़ा सा परे है। लेकिन हम एक पीस लविंग ग्रोइंग नेशन है जो कि इकोनॉमिकली सोशली हर तरीके से बढ़ रहे हैं, और ये चीज ज्यादातर देशों को पचेगी नहीं, और इस वजह से वो चाहेंगे हम किसी ना किसी प्रॉब्लम में उलझे रहे। अमेरिका ने बांग्लादेश में प्रॉब्लम करी थी, बांग्लादेश में करी थी। जो करंट प्रॉब्लम अमेरिका की वो बांग्लादेश की ही क्रिएटेड है। शेख हसीना वाज वेल सेटल्ड, शेख हसीना को कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा कंट्रोल कर रही थी, बांग्लादेश ग्रो कर रहा था। लेकिन उंगली करी गई है बांग्लादेश को, हमारे बगल में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम शुरू कर दी है, चाइना भी हमारे लिए प्रॉब्लम करता है, पीछे मालदीव्स ने भी हमारे लिए प्रॉब्लम कर। तो इसके पीछे आप पैटर्न समझिए, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एजेंसीज, एक्सटर्नल पावर्स हमारे आसपास हमारी ग्रोथ को पचा नहीं पा रही हैं। तो इसलिए हमारे देश को यह समझना पड़ेगा कि एज ए यूनाइटेड वी हैव टू स्टे यूनाइटेड। और अगर हम अंदरूनी तौर पर बंटवारा करेंगे जात को लेकर या किसी धर्म को लेकर या किसी चीज को लेकर, यह हमारे देश के हित में नहीं होने वाला है, और ना किसी भी देशवासी के हित में होगा। तो ये बात तो मान के चलिए, बोलते हैं ना बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, बिल्कुल सही बात है। हमें एक एज ए कंट्री रहना ही पड़ेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान या गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, कहीं पर भी हम ये अपने कंट्री को बिखरने नहीं दे सकते। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अब मैं बात करूंगा जो आप 5 पॉइंट की बात कर रहे थे, डीएस्केलेशन पे जोर जो आया है। हम कहते हैं हम करेंगे डीएस्केलेशन, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये मौका है, ये 5 चीजें जो है, क्योंकि कोई भी अगर आप युद्ध में जाते हो तो एक एंड गेम क्लियर होना चाहिए, आप सिर्फ लड़ते मत रहो। हमारा एंड गेम क्या है? हम चाहते हैं कि हमें ये बार बार नासूर ये पाकिस्तान के रूप में हमारे पास आता है, हर बार 4-5 साल बाद फिर एक टेररिज्म का बड़ा धमाका कर देता है। पहले किया था, फिर उसके बाद किया, 19 में किया, हम फिर एक स्ट्राइक करते हैं, हम चाहे उड़ी करेंगे, बालाकोट करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो ये एक ऐसा नहीं है ना कि आपने ब्लड प्रेशर की रोज सुबह दवाई खा ली, तो वो नहीं, हमें तो इसका परमानेंट सेटलमेंट करने की जरूरत है। और परमानेंट सेटलमेंट करने के लिए जो 5 चीजें अगर हमें डीएस्केलेशन करना है, और यही राइट टाइम है, एक हमें पीओके को वापस पकड़ने की कवायद तेज करनी पड़ेगी।
जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको तो वापस लेना पड़ेगा। उसका फायदा ये होगा, बांग्लादेश चुप हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई इंडिया के साथ फालतू के उलझो मत, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी चौड़ा कर सकते हैं और हम बहुत कुछ, तो वो अपना एक क्लियर मैसेजिंग होगी बांग्लादेश के लिए भी और चीन के लिए। तो एक तो हमें जो है पीओके पे एक्ट करने की जरूरत है, इस क्योंकि ये मौका मिला है, पाकिस्तान किया है और इस आपदा में अवसर है। दूसरी चीज, हमारे जो सन 1971 के 54 बंदी उनके पास पड़े हैं, हो सकता है कुछ लोग जीवित हो सकता है नहीं हो, हमें उनको पता करना चाहिए कि किस जेल में थे। अगर वो जीवित हैं तो उनको वापस लेना चाहिए। कुलभूषण जाधव उनकी जेल में है, उसको वापस लेना चाहिए। 3 चीज हो गई है। चौथी चीज, बलूचिस्तान का लिबरेशन बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान आपका मित्र देश है, बलूचीज हिस्टोरिकली हमारे साथ रहे हैं, तो 41% पाकिस्तान का एरिया बलूचिस्तान कंट्रोल करता है। बलूचिस्तान को फ्री करवाओ, सपोर्ट करें हर तरीके से। और उन्होंने आधा तो क्वेटा वगैरह शहर ऑलरेडी कब्जा कर लिया और बलूचिस्तान के झंडे मैंने देखे हैं, लग चुके हैं कई जगहों पर। तो बलूचिस्तान को फ्री करना चाहिए। सिंध को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सिंध का भी कल्चर हमारे से बहुत मिला जुला है। और खैबर पख्तूनवा, टीटीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जी, जो कि पश्तून स्पीकिंग लैंग्वेज, और वो लोग डुरेंट लाइन को नहीं मानते हैं। डुरेंट लाइन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, उसको वो नहीं कहते कि ये लाइन अंग्रेज करके गए, और अंग्रेज जहां पे भी गए मुसीबत छोड़ के गए, तो वो उस लाइन को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे कल्चर, हमारे गांव के बीच में से आपने लाइन कैसे निकाल दी। तो वो इस पाकिस्तान के साथ रहने में खुश नहीं है और पाकिस्तान भी उनके साथ नहीं है। तो पाकिस्तान कुल मिलाकर बचेगा एक छोटा सा पंजाब का रीजन, जो पाकिस्तानी पंजाब है जी, और उनका अपना अलग कल्चर है, अलग हिसाब किताब है। ये जो पाकिस्तानी आर्मी है, ये भी कंट्रोल उन्हीं के द्वारा होती है। उनको पठानों से कोई लेना देना नहीं है, उनको बलूचीज से लेना देना नहीं है, उनको सिंधीज से लेना देना नहीं है, और यहां तक कि उनको पीओके से लेना नहीं है। गिलगिट बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा वो कहर ढाते हैं। बलूचिस्तान में उन्होंने एयरफोर्स का प्रयोग किया था उनके ऊपर, उनके लोग, उनके यूथ को गायब कर रखा है, उनके हजारों जो बलूचीज हैं उनको मार गिराया है। तो ये एक हमारा एंड होना चाहिए कि ये 5 चीज पे अगर सरकार ध्यान दे, और आई एम श्योर जब हमारे डिस्कशंस में ये चीज आई है तो लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में भी आएंगे कि हाँ, इस चीज पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आगे के लिए प्रॉब्लम, काफी टाइम के लिए, अगले 20-50 साल तक के लिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, टेररिज्म की प्रॉब्लम। ठीक है पीयूष जी, आपके ये 5 पॉइंट बहुत वैलिड है, मैं इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन दर्शन सिंह ढिल्लो जी, इन 5 पॉइंट्स की इंप्लीमेंट के लिए सबसे पहला पॉइंट इंटरनेशनल प्रेशर, दूसरा पॉइंट हमें पूर्ण युद्ध की तरफ जाना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए 5 पॉइंट वैसे तो वैलिड हैं, भारत को बहुत पहले इन पे एक्शन लेना चाहिए था। सबसे एक पॉइंट जो पीओके का है, हम कभी पीओके पे ऑफेंसिव ही नहीं रहे अभी तक, यानी 48 के बाद जब से पीओके क्रिएट हुआ, हमने एक तरह से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया, और वहीं पे हमारी सेनाएं बैठी हैं, वहीं पे हमने जो बॉर्डर के पोस्ट भी खोल दिए, वहाँ पे आने जाने के रूट भी खोल दिए, बस भी चला दी। तो हम उसको एक एलओसी कहते हैं, पर हम उसको इंटरनेशनल बॉर्डर एक तरह से मान चुके हैं। सभी चीजें वहाँ, जैसे फ्लैग मीटिंग है, बस चलती है, और ये चीजें हमने मान ली। पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर से जाते थे लोग, वो पासपोर्ट की बजाय एक परमिट लेके डीसी ऑफिस से चले जाते थे बस में बैठ के। तो ये चीजें देखिए कि हमने एक्सेप्ट कर रहे थे धीरे धीरे। अभी एक सोच पे चेंज आई है, तो पहली बार की पीओके हमारा है जी, ये हम खोल के कह रहे हैं, जबकि ये चीज पहले पाकिस्तान कहता रहा है कि कश्मीर हमारा है। हमने कभी पीओके हमारा है पे जोर नहीं दिया। तो मॉरली अब हम पीओके अगर हमारा कहेंगे तो पीओके के लोगों में भी ये विश्वास जाएगा कि भारत हमारे साथ है। दूसरा, इस साइड के कश्मीर की प्रोग्रेस देख के, खुशहाली देख के वो लोगों को लगेगा कि हमने इतने सालों में क्या पाया, क्या खोया और क्या गवाया। वहाँ पे देखिए उनके इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं है, कच्ची रोड्स है, कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है वहाँ से, बल्कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो टूरिज्म का पोटेंशियल है, वो सब पाकिस्तानी लूट कर रहे हैं वहां से। वहाँ उनको कोई सेम जो भी उनके ऊपर वाला हिस्सा है
वहां पे सिर्फ गिलगिट बाल्टिस्तान में लूट मची हुई है। जी। कुछ चाइनीज वहां से लूट रहे हैं, वहां से अपनी रोड बना के उन्होंने कॉलोनियां बना ली हैं। एक रास्ता ग्वाडर पोर्ट के लिए ले लिया है, चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे वो इलाका उनको दे दिया, अक्साई चिन उनको दे दिया पाकिस्तान ने। तो हम धीरे धीरे उस पर एक लूज कर रहे थे। जैसे हमने साइचिन में फुर्ती दिखाई थी उन हाइट्स को कैप्चर करने के लिए 80s में, तो ऐसे ही हमें फुर्ती दिखानी होगी, मौके का फायदा उठाना होगा। कभी जो अगर मुशर्रफ कारगिल जैसा ऑपरेशन कर सकते थे, भारतीय सेना भी कर सकती थी, पर हमारे पास पॉलिटिकल विल या ओपन सैंक्शन नहीं थी कि हम कोई स्ट्रेटेजिक पास है, जैसे हाजीपीर पास है, बहुत जो बढ़िया लोकेशन थी। हमने पुंछ से रजौरी के बीच में, जो उरी के बीच में तकरीबन 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था, आज वो 300 किलोमीटर है क्योंकि घूम के जाना पड़ता है। वो हमने जीतने के बावजूद बाद में टेबल पे बैठ के वापस कर दिया। आज वो हाजीपीर पीर और हाजीपीर पास और पीर पंजाल रेंजेस एक नासूर बन गई है हमारे लिए, क्योंकि वो टेररिस्ट वहीं से ऊपर से आते हैं और वहां से नीचे वैली की तरफ दोनों साइड में जाते हैं। तो ये चीजें हमसे जो गलतियां हुई हैं इतिहास में, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे से ना करें और एक ऑफेंसिव पोस्चर रहे। जब भी कोई मौका मिलता है, पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है किसी चीज को कैप्चर करने की, तो हमें इमीडिएटली, जैसे कारगिल में हुआ था, जब हम एलओसी तक पहुंच गए तो नवाज शरीफ भागे अमेरिका के पास कि नहीं हम विड्रॉ कर रहे हैं, हमें सेफ पैसेज दिया जाए, निकलने का रास्ता दिया है। भारत ने उस टाइम पैसेज दे दिया। अगर उस टाइम भारत 5-4 किलोमीटर अंदर जाके बैठ जाता तो भारत वहीं पे रहता, और पाकिस्तान कभी हिम्मत नहीं थी उनको वहां से वो 2-4 चोटियां जो हम ले लेते खाली कराने की। तो ये चीज ऑफेंसिव स्पिरिट जो है बहुत जरूरी है, नॉट ओनली मिलिट्री की साइड से पर पॉलिटिक्स साइड से। और मौका मिलते ही अगर कोई हमारे पास चीज होती है जो हमारे ट्रम्प कार्ड हाथ में आता है, तो हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तभी उनकी कमर टूटेगी और तभी लॉन्ग टर्म जो है उनके अवाम को भी समझ आएगा, उनकी आर्मी को भी समझ आएगा कि जब जब हम इनसे टकराएंगे कुछ ना कुछ गंवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नवाज शरीफ का जिक्र हुआ। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि भारत के साथ मिलकर तनाव कम करें। तो नवाज शरीफ के जहन में क्या वो 1999 वाला डर बैठा हुआ है अभी तक, इसलिए वो क्या वो सुझाव दे रहे हैं? और दूसरा पॉइंट ये, पिछले दिनों खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान शिमला समझौते को सस्पेंड कर चुका है। जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था तब ये खबर आई थी। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है? नफा नुकसान क्या देख रहे हैं? मैं दोनों पॉइंट पे आपको बताता हूँ। पहली चीज तो दोनों भाइयों की जोड़ी एक अच्छे तरीके से ये दुनिया को बेवकूफ बनाने का खेल खेल रहे हैं। एक जना कहेगा कि तनाव कम करो और एक जना, पर एक्चुअली अगर हम देखें तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में गवर्नमेंट इज ए पपेट गवर्नमेंट है, कठपुतली सरकार है। इनके हाथ में ना तो इनका पूर्व प्रधानमंत्री जेल में सेफ है, ना अभी का जो प्रधानमंत्री है उसके पास जी टेक्निकली कोई पावर है। तो इसलिए ये कहना कि वो शहबाज शरीफ अपने कार्ड्स खेल सकता है सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, ये डेमोक्रेसी है। जी पीयूष जी, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे देते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। 5:30 बजे का वक्त तय किया गया है और हर रोज 5:30 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें एक डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि एक दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या नापाक हरकत की गई, कितने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और हमने उसको किस तरह से टैकल किया गया। तो आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ डिटेल सामने आई थी सुबह भी कि हमने पाकिस्तान के कई एयरबेस को खत्म कर दिया है, उड़ा दिया है। पीयूष अग्रवाल जी अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। रहा था कि इस पूरे इसमें नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, इनके हाथ में एक्चुअली कुछ मेजर पावर नहीं है। पूरा गेम जो है वो आसिफ मुनीर ने खेला और पाकिस्तान मिलिट्री आउटफिट ने खेला। तो इसलिए ये दुनिया को दिखाने के लिए ये IMF और बाकी इस्लामिक कंट्रीज से कुछ इनको भीख मिल जाए या फिर एक इमेज सेटलमेंट की एक, क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छा गेम खेलता है। इनकी एक फितरत में है कि पहले ये कोई एक्ट करेंगे, कोई भी कांड करेंगे, चाहे वो टेररिस्ट अटैक करेंगे या कुछ भी करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। नहीं, उससे पहले कहेंगे डिनायल
दूसरे फेज पे वो कहते हैं हमने तो किया ही नहीं, हमारा तो कोई इसमें रोल ही नहीं था। तीसरा फिर वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन और ऊट पटांग चीजों की मांग करेंगे। चौथा, वो थोड़ा सा अपने उनके कुछ मिनिस्टर्स लूज स्टेटमेंट देंगे कि हम भी बदला ले सकते हैं, ये है वो है। और फिर पांचवा, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करने की स्टेज में पहुंच रहे हैं कि हम विक्टिम हैं और हमें भारत बहुत परेशान कर रहा है, मार रहा है, हम पीस चाहते हैं, डीएस्केलेशन चाहते हैं। तो ये हो सकता है उस रणनीति का हिस्सा। अब बात करते हैं, इन्होंने शिमला एग्रीमेंट को, जैसे ही हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, अगले दिन 24 अप्रैल को ही इन्होंने कहा कि हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। शिमला एग्रीमेंट, इससे बड़ा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता। शिमला एग्रीमेंट ये अगर शिमला एग्रीमेंट जो कि 2 जुलाई 1972 शिमला में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी इन दोनों के बीच में साइन हुआ था 71 के युद्ध के बाद जी। इसमें तो एक्चुअली शिमला एग्रीमेंट में अगर देखा जाए तो हार हमारी ही थी, नुकसान हमारा ही था। शिमला एग्रीमेंट को अगर जो हमने जो एक बड़ी जीत हासिल करी थी, सबको मालूम है 93,000 सोल्जर्स पाकिस्तान आर्मी के घुटने टेके थे, सरेंडर किया था। पिक्चर सबके माइंड में है, सबको क्लियर है। लेकिन एक और चीज थी कि हमने करीब उनके 14,000 से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड भी कैप्चर करी थी, बांग्लादेश के अलावा वेस्ट पाकिस्तान में। वो भी हमने उनको वापस दी थी शिमला एग्रीमेंट के तहत। और शिमला एग्रीमेंट में कुछ है ही नहीं ऐसा कि भाई, एक तो यही था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे वापस आ जाएंगे, पीसफुल तरीके से हम अपनी बातें सुलझाएंगे। तो शिमला एग्रीमेंट के कोई सस्पेंशन होना या उससे पीछे हटने से किसी को कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक पाकिस्तान का एक नैरेटिव कह सकते हैं, या एक तरह से वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अच्छा हमने भी कुछ, अगर उनके जनरल पढ़े लिखे होते। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आसिफ मुनीर जो उनके अभी ऑफिशियली कह लें, जब तक कि ब्रेकिंग न्यूज या न्यूज में नहीं आ जाता कि जो दूसरे उनको अरेस्ट कर दिया है या हटा दिया है, आसिफ मुनीर की अगर आप पूरी एजुकेशन भी देखें, आसिफ मुनीर मुहाजिर हैं। मुहाजिर उनको बोला जाता है जो पाकिस्तान में भारत से गए थे। इनके फादर हिंदुस्तान में जलंधर से ट्रांसफर, मतलब जब 71 का पार्टीशन हुआ था तब वो वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद वो स्कूल में एक मदरसे में टीचर थे, ठीक है। और आसिफ मुनीर की पढ़ाई मदरसे में हुई है। मरकजल दवा करके एक मदरसा है, उसमें उसने पढ़ाई करी है। तो अगर उनका एयर आर्मी चीफ जो कि मदरसे का पढ़ा लिखा हो, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो तो फंडामेंटलिस्ट होगा ही होगा, रेडिकलिज्म उसके दिमाग में भरा हुआ होगा, भले ही कितना प्रोफेशनली साउंड हो, लेकिन उसकी एजुकेशन बेस तो वही है। अब उसने, उसका टेन्योर भी खत्म हो गया था, तो लेकिन उसने चाल करके अपना टेन्योर बिल्कुल 2027 तक करवा लिया है, 20 तक बढ़वा लिया था, 2027 तक। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वो आईएसआई का चीफ भी रह चुका है। उसने वो पहलगाम से पहले वाला जो अटैक था वो इसने मास्टरमाइंड किया था। तो ये पूरा गेम वही खेल रहा है। और अगर वो कहें कि हम शिमला एग्रीमेंट से पीछे हटते हैं या उसको नहीं मानते हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं। हम तो बल्कि उसको वेलकम करना चाहिए कि अच्छा ठीक है, नहीं मानते हो तो हम लाइन ऑफ कंट्रोल को भी, जैसा दर्शन जी ने भी बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल को हमने डी फैक्टो आईबी मान लिया है माइंड में। अब हम ये कहें कि ये जब वो शिमला एग्रीमेंट नहीं है तो ये डी फैक्टो आईबी भी नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल डज नॉट एग्जिस्ट। और हम जितना अपनी ताकत है, और हमारी ताकत बहुत है, लेट मी टेल यू, जितनी हमारी ताकत है हम उतना आगे तक जाएंगे। और हम ये 13,000, सबसे बड़ी बात है, पीओके के लोग खुश होंगे। वो परेशान है इस वक्त पाकिस्तानी आउटफिट से, वो बहुत खुश होंगे। आई थिंक दे विल बी प्रेइंग कि इंडिया आए और पीओके को वापस कश्मीर का डेवलपमेंट देखिए साहब, आप क्या लेवल का डेवलपमेंट है वहां पर। बिल्कुल, आप एक्चुअली सर कश्मीर का डेवलपमेंट है, तभी तो ये चुभन पाकिस्तान को है। बिल्कुल, वहां के लोगों को यही चुभन है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी हालत पाकिस्तान ने क्या कर रखी है, और जो कश्मीर हमारे पास है वो एक बड़ा टूरिज्म हब बन गया है। यही तो चुभन है। यस, एग्जैक्टली। और आप कश्मीर में जाइए, मैं 9 साल रहा हूं कश्मीर में, इतनी ब्यूटीफुल रोड्स हैं, बहुत सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है। इसको एक आप एक्चुअली टूरिज्म हब बना सकते हैं, पर पाकिस्तान क्यों नहीं बनने देगा? अटैक करेगा। तो टूरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
सेफ्टी ऑफ पीपल। सेफ्टी, वहां पे आपने एक अटैक कर दो 5 साल में भी, तो लोगों के मन में हमेशा शक रहेगा। अभी हिंदुस्तानियों, हमारे लोगों के मन में शक आ गया कि कश्मीर में जाएं या, बिल्कुल। अगर आप पीओके को मिला दोगे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे 370 से मैं कहूंगा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। 50% प्रॉब्लम सॉल्व होगी पीओके को कश्मीर में मिलाने से, और कश्मीर हमारा हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दर्शन सिंह ढिल्लों जी, ये आखिरी सवाल है इस डिबेट का। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ये देखिए, कश्मीर को अपने गले की नस बताने वाला आसिम मुनीर तो दिखाई दे नहीं रहा। वो बंकर में छिपा हुआ, पता नहीं कहां छिपा हुआ, उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बंकर में छिपने के बाद ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस लो हो गया है। लगता है आपको ऐसा? देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ का टेन्योर है वो कभी टेन्योर नहीं होता। आर्मी चीफ वहां पे अपना टेन्योर अपनी मर्जी से बढ़ा लेते हैं, तो रिटायरमेंट पे जाने पे भी मना कर देते हैं। वहां पे पहले भी देख लीजिए, परवेज मुशर्रफ पहले आर्मी चीफ रहे लंबा समय, वो पदवी नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, वहां से वो प्रेसिडेंट बन गए, और फिर वहां से देश छोड़ के भाग भी गए जी। और इतने बड़े ओहदे पे रहने वाला जो है, लास्ट में जब वो मरा तो उसको 2 गज जमीन अपने कंट्री में नसीब नहीं हुई। तो इससे ज्यादा शर्मनाक चीज क्या होगी कि वो जो इतने बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, हमारे कोई एक्स चीफ या कोई एक्स चीफ मिनिस्टर या कुछ होता है, कितना सम्मान उनको मरने के बाद मिलता है। तो वो डिफरेंस देखिए। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर है वहां का, वो तो पपेट है, उसको जब मर्जी बिठा दिया जाता है, जब मर्जी उतार दिया जाता है जी। कारगिल के टाइम में नवाज शरीफ को पता ही नहीं लगा कि परवेज मुशर्रफ क्या कर रहे हैं कारगिल में। उसको बाद में पता लगा, क्योंकि उसको पूरा अंधेरे में रखा गया। अभी भी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, उनके ब्रदर, वो कह रहे हैं कि मुझे तो सोशल मीडिया से पता लगा कि भारत ने के जहाज गिर गए हैं। अरे, जब प्राइम मिनिस्टर को आर्मी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रही, वो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है, तो उस प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर होगी, ये हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सिर्फ घर में बैठ के टीवी देख रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ही चला रहा है। उसको बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ है और आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल में है। अभी देखना है ये मुनीर साहब कहाँ छिपे हुए हैं, कब बाहर आते हैं, जब उनको पकड़ के बाहर निकाला जाता है किसी दूसरे के द्वारा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर ऐसा वहां पे सिर्फ और सिर्फ आर्मी का सिक्का चलता है, बाकी सब बेफजूल है। अपनी स्टेट में जब मर्जी कोई भी वहां पे यू टर्न मार सकता है। बिल्कुल। और आसिम मुनीर इस समय जहां पर भी होगा, वो ये सोच रहा होगा कि आखिर ये हिंदू रिचुअल्स, मुस्लिम रिचुअल्स, 2 नेशन थ्योरी और कश्मीर को अपनी गले की नस बताने के बाद मैं किस पंगे में पड़ गया, किस झगड़े में उलझ गया मैं, वो सोच रहा होगा इस समय। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।